नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज करंट अफेयर की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जो आपके आगामी एग्जाम्स को मजबूत बनाएगी। आप यूपीएससी दे रहे हो, आप बीपीएससी दे रहे हो, आप एसएससी दे रहे हो, आप जेपीएससी दे रहे हो या कोई भी आयोग दे रहे हो, आपके लिए सारे खबरें बहुत ज़रूरी है। तो आज हम 8 खबरों की चर्चा करेंगे और काफ़ी अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो पहला खबर है मिशन मौसम। समझेंगे कि मिशन मौसम क्या है और मिशन मौसम को किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है और इसके लिए कितनी धनराशि भारत सरकार ने मंजूर की है। तो मिशन मौसम का सबसे पहला उद्देश्य समझिएगा कि भारत में जो मौसम जो परिवर्तित होते रहते हैं, कभी बाढ़, कभी चक्रवात या कोई भी अन्य समस्याएं आ जाती है, इसको पहले कैसे जाना जा सके अच्छे तरीके से। आज हम प्रयास करते हैं, पूरी तरह से मौसम का अच्छा से जानकारी नहीं ले पाते हैं। तो अभी हमारे पास टोटल 39 रडार हैं पहले से। अब भारत सरकार की कैबिनेट ने यहाँ पे मंजूरी दिया है कि 2000 करोड़ के खर्च करके, कितना खर्च करना है, तो 2000 करोड़ का हम खर्च करेंगे। और इस 2000 करोड़ के खर्च से हम इन रडारों की संख्या 39 के जगह हम कितना पहुंचाने वाले हैं, 100 पहुंचाने वाले हैं, ताकि मौसम की जानकारी हमें सटीकता से मिल जाए। और इसको हम एक मंत्रालय के अंतर्गत रखेंगे जिसका नाम है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। याद रखिएगा, इसको कौन मंत्रालय लेके चलेगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और धनराशि कितनी है? तो 2000 करोड़ की धनराशि है। यह हमें आगामी बहुत सारी चीज़ों को बताएगी, और जिसमें ये मानसून, पूर्व मानसून, वायु गुणवत्ता, चरम मौसम की घटनाएं, चक्रवात, कोहरा, ओलावृष्टि, इन सब की जानकारी हमें देगी, जिससे भारत के जो किसान होंगे मौसम के अनुसार अपना काम करेंगे। वो समझ जाएंगे कैसे काम करना है, फैक्ट्री में कैसे काम चलाना है, किस प्रकार से देश को व्यवस्थित करना है, क्योंकि मौसम के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मौसम पूर्व अनुमान से हम बाढ़ से बच सकते हैं, हम चक्रवात से बच सकते हैं, जो जान माल का जो हानि होता है आंधी तूफान से, उससे बच सकते हैं। तो ये मौसम जो आपका है मिशन मौसम, तो मिशन मौसम आपको याद करना है कि कितनी धनराशि केंद्रीय मंत्रालय ने यहाँ पे जारी किया है। अगला हम पढ़ेंगे इसमें, तो 23वें विधि आयोग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत में जो कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें अगर परिवर्तन होता है, जो कानून है भारत में, उनमें अगर किसी भी तरह का परिवर्तन हो, उसके लिए विधि आयोग भारत सरकार को सलाह देती है। विधि आयोग का काम है इन कानूनों को सटीकता से जांच करना, क्या आज के समय में जो पुराने कानून हैं वो सही रूप से प्रतीत होते हैं या नहीं होते। अगर विधि आयोग को लगता है कि कानून सही नहीं है तो भारत सरकार को सलाह देते हैं, और कोई नई कानून अगर जोड़ना हो तो भारत सरकार को सलाह देते हैं। जैसे विधि आयोग का एक सलाह मैं बताऊंगा कि उन्होंने बताया था भारत में जो क्रिकेट के ऊपर बैटिंग चल रही है, इसको लीगल कर दो और टैक्स लो। हालांकि भारत सरकार ने इसको लीगल नहीं किया और टैक्सेस के अनुरूप नहीं डाला। तो भारत सरकार की प्रकृति पर निर्भर है कि वो इसको लागू करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पे 23वां विधि आयोग, आज़ादी के बाद से 23वां विधि आयोग भारत में बनाया गया है, जिसका टर्म 2027 तक रखा गया है, 21 अगस्त 27 तक होगा। ये 3 साल का इनका टर्म रखा गया है। और जो पहले से जो इनका नियम था कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, सेम चीज़ें हैं। 4 पूर्णकालिक सदस्य, सचिव विधि, सचिव विधायी, और विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। ये बातें यहाँ पे की गई है। तो फिर से वही चीज़ है। और अभी हम हालिया विधि आयोग के अध्यक्ष की बात कर ले तो ऋतुराज अवस्थी। तो कौन है विधि आयोग के अध्यक्ष? ऋतुराज अवस्थी। और कितना नंबर का विधि आयोग अभी इस बार बना है भारत में? तो 23वां विधि आयोग भारत में फॉर्मेशन हुआ। इतना याद रखना है। थोड़ा सा विधि आयोग में अगर आप और देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि टर्म एंड कंडीशन वही पुराने वाले रखे गए हैं। ये विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। देखिएगा, एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसको फॉर्म किया जाता है भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के अधिसूचना के माध्यम से इसको बनाया जाता है, और ये काम करता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए रखा गया है। और भारत में अगर बात किया जाए इसके इतिहास के बारे में, तो भारत जब स्वतंत्र नहीं था तब भारत में पहली बार 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इस एक्ट के जरिए 1834 में भारत में लॉर्ड मैकाले को पहला अध्यक्ष बनाया गया था। यानी भारत में पहला अध्यक्ष कौन है? तो लॉर्ड मैकाले हैं, जो भारत में बना था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1834 में ये बना। इसके बाद कई चेंजिंग हुए। 1853 में गठन, 1861 में, 1879 में, ये सारी प्रक्रिया होती रही। स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत में पहली बार
विधि आयोग का गठन जो हुआ है वो गठन हुआ है सन 1955, ये याद रखिएगा आप। और यहाँ पर अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ को इसका अध्यक्ष बनाया गया था कि आप बताइए भारत में कानून में क्या बदलाव होने चाहिए और क्या नहीं बदलाव होने चाहिए, तो यहाँ पे बने। तो 23वें विधि आयुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है, जिसमें प्रत्येक कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। मैंने आपको बता दिया कार्यकाल कितना, 3 वर्ष का है विधि आयोग का कार्यकाल, इतना आपको याद रखना है। और बहुत सारे नियम कानून को लेकर चलती है, ये कई रिपोर्ट्स जारी करती है। रिपोर्ट्स को आपको ध्यान में रखना कि विधि आयोग कौन कौन सा रिपोर्ट हाल में जारी किया है। यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत सहमति आयु पे एक रिपोर्ट जारी किया इन्होंने। मानव DNA प्रोफाइलिंग के लिए इन्होंने एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजा है। यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कार्यान्वयन पे रिपोर्ट भेजा है। और न्यायालय की अवमानना का अधिनियम 1971 की समीक्षा किया है इन्होंने, समीक्षा रिपोर्ट इन्होंने भेजा। तो इतने रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट 2013, 17, 17, 18 के रिपोर्ट हैं जो विधि आयोग ने भारत सरकार को भेजे हैं, इसको आपको देख लेना है। ये तो था विधि आयोग। अब एक बहुत बड़ा न्यूज़ है जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ध्वज अपनाया है और एक नया इसका चिन्ह आया, सिंबल आया। तो हम समझेंगे इसके मायने क्या हैं और इसका अनावरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें सर्वोच्च न्यायालय के इस चीज़ को, तो इसका अनावरण करने वाला जो है वो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देख लीजिएगा, अगर सवाल पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इस झंडे को अनावरण किया। आप कलर देख रहे होंगे, झंडे का कलर ब्लू कलर है, तो झंडा ब्लू कलर का है और साथ में जो चिन्ह है उसमें अशोक चक्र है और हमारे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को उसमें दिखाया गया है। देखिएगा बहुत अच्छे से। अब ये जो ध्वज मुख्य रूप से नीला है, ये विश्वास, ज्ञान और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। विश्वास, न्याय और ज्ञान, यानी विश्वास है, ज्ञान है और न्याय का प्रतिनिधित्व ये झंडा कर रहा है। बड़ा बढ़िया से इसको बनाया गया है। और जो कानून के शाश्वत चक्र को दर्शाता है, सर्वोच्च न्यायालय भवन जो न्यायिक अधिकार को दर्शाता है, और भारत का संविधान जो राष्ट्र की कानूनी प्रणाली की नींव है, इसको दर्शाता है। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न बन सकता है कि भारत का जो नया ध्वज है और प्रतीक चिन्ह है, उसका अनावरण करने वाला कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी? तो आपका आंसर होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति। ये देखिएगा अनावरण किया गया, देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति हैं और हमारे चीफ जस्टिस भारत के हैं। यहाँ पे ये हमारा झंडा और ये पूरा का पूरा इस सिस्टम है। थोड़ा सा इसमें और देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह के बारे में थोड़ा सा चीज़ें जान लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या जानना है? पहला चीज़ जानना है कि कानूनी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक शामिल हैं। अशोक चक्र को इसमें रखा गया है, इसको याद रखिएगा, अशोक चक्र है। सर्वोच्च न्यायालय भवन को दर्शाया गया है, ये आपको याद रखना है। और भारत का संविधान को यहाँ पे दिखाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा नीले रंग का झंडा है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्थो जय एक शब्द लिखा गया, मैं इसके बारे में बताऊंगा। और ये शब्द देवनागरिक लिपि में लिखा गया, यानी जो शब्द लिखे गए हैं प्रतीक चिन्ह पर, यतो धर्मस्थतो जय लिखा गया। मैं दिखाता हूं इसका मतलब क्या होता है। यतो धर्मस्थतो जय का मतलब, वाक्यांश का मतलब है, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद है जहां धर्म वहां विजय है। जहां धर्म वहां विजय है, अर्थात विजय वही है जहां धर्म है। ये शब्द यहाँ पे अंकित है। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसके बारे में बताइएगा कि कौन सा भाषा से लिया गया है और कौन सी लिपि में है। ये चीज आपको करना है। यह वाक्यांश न्याय और धार्मिकता के सार को अभिव्यक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय कायम रखने का प्रयास करता है। नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह संकलन और डिजाइन। अब इस नए ध्वज को बनाया किसने है? तो आप यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने इस नए ध्वज को बनाया है, इस चिन्ह को बनाया है। यहां से याद रखिएगा, दिल्ली के द्वारा। ये सारी चीजें इसमें इस न्यूज में है, आपका याद रखिएगा। एक बार फिर से झंडे को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है? ये हमारा कानून का किताब है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे करके यहाँ पे ये हमारा अशोक चक्र है। ये सब दिखाया गया है झंडे पे। बहुत शानदार तरीके से बनाया गया इसको। बस आपको याद रखना किसने बनाया, किसने अनावरण किया, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें क्या बात कर रही है। एक न्यूज यहाँ पे आप देखिएगा, एम करुणानिधि के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया गया। एम करुणानिधि रक्षा मंत्री द्वारा इनका स्मारक चित्र जारी किया गया।
यानी पहले एम करुणानिधि को समझिएगा। एम करुणानिधि एक लंबे समय तक, एक लंबे कार्यकाल तक इन्होंने मुख्यमंत्री पद धारण किया। 5 बार का इनका टर्म रहा, लगभग 20 सालों तक ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं और अच्छे कलाकार थे और अच्छे लेखक थे, विद्वान थे। और इनका प्रतीक चिन्ह यहाँ पे जारी किया गया है। याद रखिएगा, प्रतीक चिन्ह जारी करने वाला का नाम क्या है? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। अब यहाँ पे देखिएगा, पंजीकृत नंबरों से वॉइस प्रमोशनल कॉल पर प्रतिबंध। अब आपको दिखाई देता होगा कि नंबर अपंजीकृत हैं, जो कंपनी के नहीं है, प्राइवेट नंबर है, उनसे आपको वॉइस कॉल करके डिटेल दिया जाता है, बैंकिंग फ्रॉड किए जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो रही है। इसलिए इसको प्रतिबंध किया गया है। और प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि ट्राई के बारे में किसने प्रतिबंध लगाया है? ट्राई ने लगाया है कि अपन टेली मार्केटर्स वॉइस प्रमोशनल कॉल तुरंत प्रतिबंध आदेश दिया है। संचार मंत्रालय के अनुसार यदि कोई अपंजीकृत प्रेषक वाणिज्यिक कॉल के लिए दूरसंचार साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो मूलतः पहुंच प्रदाता 2 वर्ष तक के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिसके दौरान उसको कोई नया दूरसंचार साधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके तहत अपंजीकृत प्रेषकों को ये सब सारी ये है कि मतलब आप कोई भी वाणिज्यिक के लिए अपंजीकृत जो रजिस्टर्ड नहीं है व्यापार के लिए नंबर, उससे आपको फ़ोन नहीं कर सकता। ये बातें यहाँ पे बताई गई है। अभी देख लीजिए, ट्राई के जो चेयरमैन है भारत में वो है अनिल कुमार लाहोटी। ये याद कर लीजिएगा कि ट्राई का चेयरमैन कौन है। एक खबर है, ये भी बहुत अच्छा खबर है, इस पर मैं बात करूंगा आपसे कि इसको देखिएगा, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल आर अशोक हॉल का नाम परिवर्तित, यानी राष्ट्रपति का भवन का जो दरबार हॉल है इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो देखिए, राष्ट्रपति भवन का जो है दरबार हॉल का नाम और अशोक हॉल का नाम रीनेम्ड किया गया, यानी राष्ट्रपति भवन के अंदर जो हॉल था उसका नाम बदल दिया गया। आप देखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडपम रखा गया। ये हॉल का नाम क्या रख दिया गया? गणतंत्र मंडपम। अब यहाँ पे याद रखना है कि क्या नाम रखा गया? गणतंत्र मंडपम। मंडपम आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ G20 की बैठक हो गई थी उस समय भी मंडपम काफ़ी फेमस हुआ था शब्द। अब मंडपम हम लेके चल रहे हैं, मंडपम में हम बाद में जिक्र करेंगे। तो मंडपम कर दिया गया, हॉल का नाम क्या गया? गणतंत्र मंडपम। और साथ ही आप अगर यहाँ पे देखें कि अशोक हॉल जो था, ये है आपका अशोक हॉल, इस अशोक हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडप कर दिया गया। तो याद रखिएगा, अशोक हॉल अशोक मंडप हो गया और जो आपका जो दरबार हॉल था उसका नाम गणतंत्र मंडप हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे परिवर्तित किए गए हैं और राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा इसका घोषणा किया गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे MANAS, मनास। मनास क्या है, यहाँ से आपसे प्रश्न आ सकता है। तो मनास को अगर आपको समझना है तो भारत शुरू करेगा पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन। यानी भारत में कोई व्यक्ति ड्रग्स ले रहा, ड्रग्स बेच रहा, तस्करी कर रहा है, उसके लिए आप इस नंबर पे आप फ्री कॉल करके सरकार को या उसके अधिकारियों को आप बता सकते हो कि यहाँ पे लोग ड्रग्स ले रहे हैं, क्योंकि भारत को अब नशा मुक्ति हब बनाना है। तो देखिएगा, मनास एक टोल फ्री नंबर है जिसका नंबर होगा 1933। याद रखिएगा, ये नंबर क्या है? 1933। अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से आप 1933 नंबर पे बात कर सकते हैं। गृह मंत्री ने इसको शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही नशा मुक्त भारत बनाना है, कब तक? 2047 तक। ये भी याद रखिएगा, भारत को नशा मुक्त कब तक करना है? तो 2047 तक नशा मुक्त करना है और नशा मुक्त भारत बनाना है। इसलिए मनास को लॉन्च किया गया है। मनास का नंबर होगा 1933। ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। साथ ही अगर आप बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे मैं 2 पिक्चर दिखाऊंगा। ये हैं प्रधान सत्यनारायण प्रधान, अभी ये रिटायर हो गए हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो हेड थे, ये अभी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो हेड बने हैं। आपको याद रखना है, अनुराग गर्ग नाम है इनका। इनको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का NCB का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो यहाँ से यह भी एक परिवर्तित हुए हैं, ये याद रखिएगा। और जो हेल्पलाइन नंबर आएगा, जो मनास है, मनास पे जो लोग फ़ोन करेंगे टोल फ्री पे, उसका नाम मनास है। 1933 पे फ़ोन करेंगे, ये पूरा का पूरा फ्री होगा। अब एक हम देखते हैं संविधान हत्या दिवस, एक न्यूज़ है ये। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इंदिरा गांधी का पिक्चर है, अमित शाह जी हैं। 25 जून का डेट दिखाई दे रहा है
तो अभी हमारी सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि 25 जून को प्रत्येक साल हम हत्या दिवस मनाएंगे, संविधान हत्या दिवस, यानी हमारे संविधान की हत्या की गई थी। इसके याद में हम इस दिवस को मनाएंगे। तो कहानी शुरू होती है 1975 में। 1975 में 25 जून का जो डेट है, इस दिन भारत में आपातकाल लागू किए गए थे। आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू किए गए थे और लोगों को जेल में डाल दिया गया था। लोगों पे अमानवीय कई चीज़ें की गई थी जिसके खिलाफ बहुत बातें की जाती है, काला दिवस भी हम इसको बोलते हैं। तो संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला भारत सरकार ने किया है। तो इसको आपको याद रखना है कि संविधान हत्या दिवस कितने तारीख को मनाया जाएगा? 25 जून को मनाया जाएगा। ये 1975 में उसी दिन जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखना है और भारत के लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। तो आपको ये चीज़ याद कर लेना है कि आपातकाल को लेकर के भारत में संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो ये हमारे इस सेशन में 8 करंट अफेयर्स थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे करंट अफेयर नेशनल करंट अफेयर है जो मैं अभी दे रहा हूँ। 8-10 करके छोटे छोटे वीडियो में आपको देते जाऊँगा नेशनल, और फिर उसके बाद इनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन जो आएंगे उनका करंट अफेयर में देते जाऊँगा। और साथ ही हम काम करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर पे, साइंस टेक के करंट अफेयर पे, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर पे, मैं सब आपको देने वाला हूँ। तो जो भी इस बार बीपीएससी देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, इस बार बीपीएससी देने वाले हैं, आपके लिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। आप इन करंट अफेयर को कर लीजिए। साथ ही हमने बीपीएससी का एक न्यू बैच स्टार्ट किया है। अगर कोई न्यू बैच आना चाहते हैं जो 71वीं बीपीएससी के लिए स्पेशल टारगेट बैच है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं दुर्गा पूजा के बाद से। 71वीं बीपीएससी जो हम एक टारगेटेड बैच के रूप में लेकर चलेंगे। अगर आपको करंट अफेयर समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, और ऐसे करंट अफेयर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मैं चौहान सर।